हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपर्ट टॉक। मैं चिरंजीव नायक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस एक्सपर्ट टॉक में। और आज हमारे साथ है एक्सपर्ट टॉक। और एक सेकेंड। आज हमारे साथ है आपके एक्सपर्ट और आपके महागुरु केमिकल साइंस के, जो कि कहते हैं कि हर बच्चों का एक सपना होता है कि केमिकल साइंस में अपने टीचर की तरह बनना। और जितने भी बच्चे अगर आप पिछले 5 सालों में देखो तो बहुत सारे बच्चे मैम के साथ प्रिपरेशन करके बहुत सारे अच्छे अच्छे रैंक भी लाए हैं। तो आज हमारे साथ है सालू मैम। तो सालू मैम, आपका स्वागत है इस एक्सपर्ट टॉक में। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। बहुत सारी बातें भी आपसे करनी है, आपकी सक्सेस स्टोरी के बारे में जाननी है। और बहुत सारे बच्चे भी वेट कर रहे थे काफी सारी बातें करने के लिए, किस तरीके से प्रिपरेशन आप किए और किस तरीके से उनको प्रिपरेशन करनी है ताकि उनको भी एक अच्छा रैंक मिल सके। तो सालू मैम, एक बार आपका फिर से स्वागत है और गुड आफ्टरनून मैम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, उन्होंने मेरे इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। थैंक यू सो मच एंड मैम आई आई थिंक वेलकम। आप म्यूट हो। नहीं, मैं साउंड है। नहीं, मैं म्यूट पे नहीं हूँ, साउंड आ ओके रहा मैम, है। ठीक, फाइन। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू सो मच चिरंजीव सर फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी एंड हेलो स्टूडेंट्स। सो जैसे कि चिरंजीव सर ने कहा कि आई एम अ फैकल्टी ऑफ केमिकल साइंसेज, एज यू ऑल नो। माय नेम इज शालू गर्ग। सो थैंक यू मच एवरीवन। मैम, सबसे पहले आपकी एजुकेशन जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरीके से आपने अपनी पढ़ाई पूरी की और क्या क्या परेशानी आई मैम आपकी एजुकेशन जर्नी में। कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा रोल है आपकी लाइफ में, तो किस तरीके से आपको यहाँ तक पहुंचे मैम, वो हम लोग जानना चाहेंगे। तो एजुकेशन तो आई वुड से कि मेरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सारी दिल्ली से हुई है। उसके बाद में आई प्रिपेयर्ड फॉर CSIR नेट। जैसे कि पता चला, स्टार्टिंग में किसी को पता नहीं होता, सब ग्रेजुएशन में आते हैं, नया नया कॉलेज का फील होता है, तो नहीं आइडिया होता कि ऐसा भी कोई एग्जाम होता है। तो थर्ड ईयर तक आते आते पता चला कि हाँ, CSIR एक एग्जाम होता है। उसके बाद में ये प्रोफेशन आप परस्यू कर सकते हो या इस लाइन में जा सकते हो। तो इंटरेस्ट तो था, केमिस्ट्री में शुरू से इंटरेस्ट था। तो ये एग्जाम के बारे में सोचा कि ये प्रिपेयर करना है, ये एग्जाम प्रिपेयर करना है। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस, मतलब देखना शुरू किया कि इसके वेबसाइट पे जाके क्या होता है, कैसे होता है। और PYQs इसके फाइंड आउट किए। इसके क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल उस टाइम पे नहीं होते थे एक्चुअली इतने आसानी से, तो वो अरेंज किए। लाइब्रेरी जाके बुक्स वगैरह पता करना, स्टैंडर्ड बुक्स लेके आना, उनसे ये आइडिया लगाना कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो सोचा कि प्रिपरेशन करेंगे इसके बारे में। और अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में ही मैंने अपना एग्जाम निकाल दिया। सो आई वॉज लाइक कि ना, एक दिल में सोचा हुआ था कि एक बार 6 महीने प्रिपरेशन करेंगे। अगर 6 महीने में नहीं हुई प्रिपरेशन, अपने से नहीं निकला ये एग्जाम, तो इसमें आगे नहीं जाएंगे। तो ये एक डिटर्मिनेशन रख लिया था कि 6 महीने ही देने, उसके अलावा मैं उसमें उतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करने वाली थी। क्योंकि अगर एक बार में नहीं हो रहा तो शायद ये चीज मेरे लिए बनी नहीं है, मैं फिर कुछ और ट्राई करूंगी। मतलब उस टाइम ये था कि, ये समझ लो कॉलेज के स्टूडेंट थे तो एक चैलेंजिंग वाला होता है ना, डेयरिंग वाला, कि एक डेयरिंग करनी है खुद को कि भाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो वो 6 महीने अच्छे तरीके से डेडिकेट किए। फैकल्टीज की बहुत अच्छी गाइडेंस मिली हमें। बुक्स वगैरह अवेलेबल थी हमारे कॉलेज में, लाइब्रेरी अच्छी थी, बुक्स मिल गई हमें। स्टेशनरी से जाके रेफरेंसेस खरीदे कुछ कुछ, जो आप जैसे आप बोल सकते हो कि कुछ क्वेश्चन बुक्स होती हैं, जैसे अरिहंत वगैरह होती हैं, आपको पता आइडिया है थोड़ा सा। तो उसको करके प्रिपेयर किया। तो वो 6 महीने में एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया और हो गया, पहली बार में हो गया। तो वो लगा कि हाँ यार, चैलेंज करके चीजों का एक प्रेशर जो बिल्डअप होता है ना, तो थोड़ा सा प्रेशर इज रिक्वायर्ड कि आप को किक मिलता है कुछ करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में ना ये किक बहुत जरूरी है। तो मैं थोड़े थोड़े टाइम में अगर कुछ नया करना चाहती हूँ तो किक देती रहती हूँ खुद को, ऐसा प्रेशराइज करती रहती हूँ। और ये मैम तो बहुत बड़ी बात है कि एक ही बार में पेपर निकालना, और कहीं ना कहीं पार्ट थर्ड में भी आप सोच लिए थे कि निकालना है तो निकालना, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है। तो ये बहुत अब बड़ी बात है मैम, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि खास करके बच्चे ना कहीं ये सोचते हैं मैम कि चलो एक बार पहले ऐसा करते हैं कि देखते हैं पेपर कैसा होता है, फिर अगली बार अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। 90% बच्चे मैम ऐसे ही होते हैं, जो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि चलो एक बार पहले देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगली बार उस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे हम लोग। हाँ, ऐसे स्टूडेंट्स काफी होते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आप अपना एक चांस इस तरीके से जाके जाया कर रहे हो ना, तो इसका मतलब आप अपने पोटेंशियल को कम करने की कोशिश कर रहे हो। आपको अपने पोटेंशियल को देखना है कि आपका मैक्सिमम पोटेंशियल कितना हो सकता है, तो उसके लिए अपने आप को चैलेंज करना काफी जरूरी है।
जब तक आप खुद चैलेंज नहीं करोगे, अपने जज खुद नहीं बनोगे ना, तब तक मुझे लगता है कि आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते। तो आपको एक स्टेक पे कुछ रखना होता है। तो आई थिंक मैंने अपना ईगो रख दिया अपने स्टेक पे कि ना वो ईगो सेटिस्फाई करना है कैसे ना कैसे करके। तो इस वजह से शायद मुझे लगता है कि मेरे लिए वो वर्कआउट कर गया। सो मैम, आप CSIR नेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए, तो किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे थे मैम? नोट्स किस तरीके से बना रहे थे? प्रीवियस ईयर पेपर है, मॉक टेस्ट है, बुक है, और किस तरीके से रिवीजन वगैरह, ये सारी चीजें भी एक बार एक्सप्लेन करेंगे तो जो अपने साथ बच्चे जुड़े हैं उनको भी काफी बेनिफिट होगा आने वाले पेपर के लिए मैम। बिल्कुल। तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम साथ में चलते थे, तो वो क्लासेस तो फैकल्टीज ले रही थी, तो वो अपना क्लास चलती थी, हमारी वो लाइव क्लासेस होती थी। तो हम वो अपनी लाइव क्लासेस में फैकल्टीज के साथ बैठते थे। तो साथ में क्या होता था कि यूनिवर्सिटी के नोट्स तो बना ही रहे हैं, उन्हीं उसी नोटबुक में हर रजिस्टर एक नोटबुक में जो व्हाइट शीट्स आती थी, A4 शीट्स, वो कैरी करती थी। तो वो शीट्स रोज रोज अपनी फाइल्स में पंच इन करना, और जो यूनिवर्सिटी के लिए सिलेबस चल रहा है उसी के साथ साथ उसका एडवांस जाके स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर करके, या फिर हमारे जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट का, टॉपिक का बाइफर्केशन करके साथ में उसके नोट्स बनाना स्टार्ट करती थी। तो क्या होता था कि सेमेस्टर एग्जाम तक मेरे पास इतने नोट्स होते थे, अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स होते थे, कि मेरा सेमेस्टर एग्जाम तो निकलता ही था आराम से, लेकिन साथ के साथ ही मेरी CSIR की प्रिपरेशन भी चलती रहती थी। तो मुझे लगा कि नोट्स पहले मैंने खुद बनाए, तो उससे एक बेनिफिट ये हुआ कि मुझे ये पता था कि मैंने किस नोट पे, किस पेज पे क्या लिखा हुआ है। कोई ट्रिक्स बना लिए, कुछ कोड्स बना लिए, कुछ चीट कोड्स, निमोनिक्स बना लिए, तो मुझे वो काफी ज्यादा हेल्प करते थे। दूसरा, मैं जो भी टॉपिक कवर होते जा रहा है, लेट्स से कि ना आज मैंने पेरिसाइक्लिक पढ़ लिया थोड़ा सा, तो मैं उसके क्वेश्चन जरूर सॉल्व करती थी। अब उसके क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते थे कि जो यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर पेपर होते थे पहले वो सॉल्व करती थी, जिससे कि थोड़ा सा इजी वे में करूंगी तो वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद में जो PYQs होते थे वहां से क्वेश्चन सेलेक्ट करके फिर हम करते थे इसको क्वेश्चन सॉल्व। तो क्या होता था कि साथ के साथ ही पढ़ाई करी, क्लासेस अटेंड करी, नोट्स प्रिपेयर करें और रिवाइज किया एवरीडे। मेरा एक टेक्निक है, मैं शुरू से उसको फॉलो करती हूँ, लर्न रिवाइज प्रैक्टिस। पढ़ लिया, रोज रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मैं वीकली करती थी, तो मेरा ये था कि डेली लर्न करो, डेली रिवाइज करो और वीकली प्रैक्टिस करो। तो ये टेक्निक मुझे हर एक सब्जेक्ट में प्रैक्टिस भी चाहिए मैम। हर हाँ, एक हर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट में प्रैक्टिस प्रैक्टिस चाहिए। रिवीजन तो ये तो खैर चाहिए ही चाहिए। चाहिए चाहिए। तो अगर रिवीजन अगर आपका डेली है ना, तो आप जब उसका क्वेश्चंस लगाओगे, जब आप क्वेश्चंस करोगे, चाहे आप मॉक क्वेश्चंस लगा लो या फिर आप प्रीवियस ईयर के लगा लो, तो आपको ना वो पेन फील नहीं होगा, क्योंकि आप रिवाइज जब रोज कर रहे हो ना, तो सारी चीजें आपके ऐसा लगता है आंखों के सामने है, क्या चलचित्र चल रहा है क्या। आपको पता होता है कि ये तो यहाँ पे पढ़ा था, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, फटाफट से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो मेरा तो यही था शुरू से कि नोट्स बनाओ, पढ़ाई करो, नोट्स करो, रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो, तो और मैम, हो गया काम। मॉक टेस्ट का भी कुछ आपके? मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक आप टेस्ट। कितने देते देखिए, थे मैम मॉक टेस्ट, बच्चे मैं ज्यादा? मैं हमेशा वीकली अपना अटेम्प्ट रखती थी कि मुझे वीकली मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने हैं, नो मैटर व्हाट। मेरा संडे का दिन फिक्स होता था कि संडे को मुझे मॉक टेस्ट करने ही है, मतलब करने ही है, चाहे कुछ भी हो जाए वो करने हैं। अब वो मॉक टेस्ट की शुरुआत ऐसे होती थी कि स्टार्टिंग में तो आप ये करते हो कि आपका जितना भी पोर्शन कवर हुआ, मान लो मैंने वीक में ये सोच लिया कि मैं 3 पोर्शन कवर करूंगी, ऑर्गेनिक से, इनऑर्गेनिक से और फिजिकल से, क्योंकि आपका जो सिलेबस है CSIR का उसमें 3 यूनिट दे रखी हैं, और तीनों यूनिट में से मैंने बाइफर्केशन किया कि कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तीनों में से। तो इस तरीके से टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, एक बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक, एक मीडियम टॉपिक और एक स्मॉल टॉपिक। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया, पूरे वीक उसको पढ़ा, टॉपिक को कवर किया, और वीक के एंड में आके संडे को उन टॉपिक से रिलेटेड मॉक पेपर जो लिया उसमें से उनके क्वेश्चन सेलेक्ट करके वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अब ये जो मॉक पेपर लगाते हैं हम, मॉक टेस्ट लगाते हैं, इनसे आपका इतना फायदा होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि आपने जिसमें जितना टाइम इन्वेस्ट किया है, आपने जो नोट्स बनाए हैं, आपने जो पढ़ाई करी है, जो रिवीजन कर रहे हो, आप वो एफिशिएंटली कर रहे हो या फिर एक्चुअल में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको ये पता चल जाता है। अगर मैंने मॉक टेस्ट लगा दी थी, तो स्टार्टिंग में देखिए हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ कि 10 क्वेश्चन ही मुझे मिले उस पूरे पेपर में से, और उस पूरे पेपर में से 10 क्वेश्चन में से मुझसे सिर्फ 3 ही हो पाए। मैंने टाइम लगा दिया कि मैं आधे घंटे में करके देखूंगी 10 क्वेश्चन, 3 ही हो पाए। लेकिन ये था कि 3 हुए तो सही, CSIR के 3 क्वेश्चन हुए तो सही। तो ये एक बूस्ट था कि एटलीस्ट मैं कर पा रही हूँ, ये कर पा रही हूँ। तो ऐसे करके अगर जब नेक्स्ट वीक गई तो 4 सही हो गए। अगर नेक्स्ट वीक गई तो हो सकता है कि मेरे फिर से 4 ही रहे, तो ग्राफ क्या हो गया, थोड़ा कांस्टेंट हो गया। तो वो जब ग्राफ थोड़ा सा कांस्टेंट होता था ना, तो वो मेरे अंदर थोड़ा सा पैनिकी मोड स्टार्ट हो जाता था। फिर वो मुझे किक मिल जाती थी कि हाँ, मैं थोड़ा सा कहीं पीछे हो रही हूँ अभी,
वो फिर से अपनी पोटेंशियल को और ज्यादा डालने के लिए अपने आप को थोड़ा सा चैलेंज कर दो, तो बिल्कुल। वो आगे चल के ग्राफ ठीक होने लग जाता था। सो मैम ये कह सकते हैं कि मॉक टेस्ट से कह सकते हैं कि आपको ये आइडिया लगेगा आप कितने पानी में हो। कितने पानी में हो, बिल्कुल, कितने पानी में हो इसका बिल्कुल पूरा आइडिया लगता हाँ, है। कुछ बच्चे भी अपने साथ जुड़े हैं मैम, तो सभी को सबसे पहले गुड आफ्टरनून। और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सारे लोग एक बार सेशन को जल्दी से शेयर कर देंगे, बहुत सारी बातें भी करनी है और आपकी भी जो भी डाउट है कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, फर्स्ट अटेम्प्ट है क्या, अभी आगे की रणनीति होगी, 2 महीने जो टाइम बचे वो प्रिपरेशन किस तरीके से आपको करनी है, वो सारी चीजें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। बाकी जो भी आपके छोटे मोटे डाउट हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो मैम अगला सवाल ये है मेरा कि आपकी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में हम सब जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपकी प्रोफेशनल जर्नी रही, यहाँ तक का जो सफर रहा, और आप कब ये सोचे कि आपको एक टीचर बनना है। ये तो मुझे तब पता चल गया था, मतलब मुझे अभी भी वो इंसिडेंस याद है कि मैं आई थिंक 9th ग्रेड में थी, नो 10th ग्रेड में थी। और 10th ग्रेड में ना एक केमिस्ट्री का कार्बन चैप्टर आता है, वो सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत नया होता है। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ बैठा करती थी और उसे वो टॉपिक बिल्कुल समझ में नहीं आया कि कार्बन भाई टेट्रावैलेंट होता है तो क्यों होता है, ये आयनिक की तरह बिहेव क्यों नहीं करता, क्यों कोवलेंट बनाता है। तो ये चीज मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गई, क्लास के अंदर नया टॉपिक था। तो मैंने उसे जब समझाया तो जो टीचर से समझ में नहीं आया वो मुझसे समझ में आ गया, तो वो एक बड़ी खुशी वाली महसूस होती है ना कि हाँ अपने दोस्त को समझा दिया। तो उस दिन अच्छा लगा, वो एक फर्स्ट टाइम था जब किसी को समझाने का ट्राई किया और समझ में आ गया पहली बार में। फिर धीरे धीरे करके ऐसा सिलसिला चलता रहा, 10th क्लास पूरा ऐसे ही थोड़ा थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ समझाना हुआ। फिर 11th-12th में भी फिर पीसीएम ले लिया, तो वहां पे भी केमिस्ट्री आ गई, तो वहां पे भी समझाने का काम शुरू हो गया। तो इस चीज से आते आते इतना तो पता चला ग्रेजुएशन तक कि हाँ मैं समझाने में अच्छी हूँ, मतलब अपनी बात दूसरे के दिमाग में डाल सकती हूँ। तो टीचिंग मेरे लिए सबसे एक अच्छा प्रोफेशन रहेगा। तो उस धीरे धीरे करके मतलब रियलाइज हो गया कि मैं टीचर बन सकती हूँ। और अब मैं प्रोफेशनल जर्नी तो मैं ये कहूंगी कि जैसे जैसे ये करते गए तो सोचा कि अगर इसी में जाना है तो पर्टिकुलर इसमें भी काफी लेवल्स होते हैं कि आपको स्कूल में जाना है, कॉलेज में जाना है। तो जब सीएसआईआर निकल गया तो एक क्रिस्टल क्लियर हो गया कि हाँ सीएसआईआर के स्टूडेंट्स को ही पढ़ाना है। सही है मैम। और मैम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे जो 3 पार्ट होते हैं केमिकल साइंस में, शायद आपको पता, लाइफ साइंस, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और अगर फिजिकल, ज्यादा फिजिकल आइडिया तो नहीं है केमिस्ट्री के बारे में। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, मैम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा पार्ट कितना वेटेज है और किसको मतलब कह सकते हैं कि साइड में रखते हुए चल सकते हैं, कि कुछ ऐसे 1-2 टॉपिक भी होंगे, सब टॉपिक होंगे कि हाँ अगर आप इसको छोड़ के भी आप बाकी टॉपिक पे अच्छे से अगर कर लो तो आपका पेपर अच्छे से क्वालिफाई हो सकता है, कुछ ऐसे टॉपिक। पहले तो मैं ये बताऊंगी कि मैक्सिमम बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, ये सोचते हैं कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल हमारे 3 बिग यूनिट्स हैं। इन यूनिट्स में से सोचते हैं कि ना हम कोई एक यूनिट छोड़ देते हैं, लेट्स से कि ना मुझे इनऑर्गेनिक बिल्कुल पसंद नहीं है तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी और मैं फिजिकल और ऑर्गेनिक के भरोसे पूरा सीएसआईआर का एग्जाम देने के लिए चली जाऊंगी। जब वो ऐसा सोच लेते हैं ना तो वो सबसे बड़ी गलती वहां पे कर देते हैं। क्योंकि जब आप सीएसआईआर का पेपर उठा के देखेंगे तो उसके अंदर ऐसा थोड़ी ना होता कि इनऑर्गेनिक का बिल्कुल पोर्शन आता ही नहीं है, बल्कि अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट कंपैटिबल ही होता है, कंपेरेबल ही होता है सारा पोर्शन। तो पहला अगर अपने प्रिपरेशन में से इनऑर्गेनिक या पर्टिकुलर कोई भी यूनिट को साइडलाइन कर रहे हो ना, तो आप अपने लिए क्या कर रहे हो, मुसीबत खड़ी कर रहे हो। तो पहले आपको यूनिट को सेलेक्ट नहीं करना, आप सारे यूनिट्स पढ़ो। मतलब यूनिट से मेरा मतलब है इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक। अब इन यूनिट्स के अंदर जो सब यूनिट्स है ना उसमें से सिलेक्शन करो। ठीक है, सिलेक्शन होना चाहिए टॉपिक्स का, सिलेक्शन यूनिट्स का नहीं करना है। पढ़ के हमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों जानी है। आप ये देखो कि ऑर्गेनिक के अंदर ऐसी कौन सी मेजर यूनिट्स है जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, या इनऑर्गेनिक के अंदर कैसी है। जैसे आप इनऑर्गेनिक के अंदर बात कर लो, बायो इनऑर्गेनिक कभी मत छोड़ के जाओ। न्यूक्लियर छोड़ दो, छोटा सा टॉपिक है, 2-4 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर नहीं टाइम है तो छोड़ सकते हो उसके। इसी तरीके से आप अगर फिजिकल की बात करो तो काइनेटिक्स नहीं छोड़ सकते, आप ग्रुप थ्योरी नहीं छोड़ सकते हो उसके अंदर से। अगर छोड़ना है तो आपको लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है तो उसके अंदर डाटा के कुछ क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर किसी को लगता है कि उसको आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो, तो उसको छोड़ सकते हो। मैं यही सजेस्ट करूंगी कि कभी भी यूनिट्स का सिलेक्शन मत करो, सब यूनिट्स का सिलेक्शन करो। सब यूनिट्स मतलब टॉपिक का सिलेक्शन कुछ करो। ऐसे सब टॉपिक है जिनको आप मतलब साइड, हाँ अगर आपको लग रहा है आपके पास टाइम कम है तो आप उसको साइड रख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यूनिट्स का सिलेक्शन नहीं, क्योंकि पेपर आएगा तो फिजिकल, इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को मिला के ही आएगा, कभी भी दो को मिलाकर और तीसरे को हटा के नहीं आएगा कोई पेपर। मैम ऐसा भी कुछ है कि कोई जैसे आप 3 यूनिट बता रहे हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, जो सबसे ज्यादा वेटेज, जो सबसे ज्यादा मार्क्स आपको दे, ऐसा कुछ है कि तीनों इक्वली है मैम? तीनों इक्वली है, बट ज्यादातर ऐसा देखा जाता है ना कि ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ज्यादा नजर आते हैं, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ज्यादा नजर आते हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ह्यूज डिफरेंस है, इट्स नॉट लाइक कि
कहीं पे 75% है तो कहीं पे 25% है। ये 49-51 वाला रेशो है कि बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। अगर इस माइन्यूट से डिफरेंस को अगर आप ओवरकम कर दोगे ना, तो हर स्टूडेंट को ये समझ में आ जाएगा कि कोई भी यूनिट आपको स्पेशल फील नहीं कराना है किसी यूनिट को, सारे यूनिट्स आपके इक्वल हैं और सबको इक्वली ट्रीट करना है। मतलब मैम सारे यूनिट को एक साथ लेते हुए चलना है, ऐसा नहीं किसी भी यूनिट को आप छोड़ सकते हैं कि 2 यूनिट कर लिए, क्योंकि 2 यूनिट करने का मतलब है आप 30% सिलेबस छोड़ के जा रहे हो, जो कि यस, बिल्कुल बहुत बिल्कुल बड़ा। गलत है, हाँ बिल्कुल। हाँ, 5% 10% तक तो सही, लेकिन 30% बहुत ज्यादा हो जाता है। बहुत ज्यादा होता है, 30% बहुत ज्यादा होता है। अगर आप ये छोड़ के जा रहे हो ना, तो फिर इतना होना चाहिए कि आपको ऑर्गेनिक मतलब कोई भी दो जो आपने पढ़ के जा रहे हो ना, उसका हर एक क्वेश्चन आता हो। पहला तो ये। दूसरा ये कि आपका लक इतना अच्छा होना चाहिए ना कि उस बार सीएसआईआर ने उसके क्वेश्चन ज्यादा दिए हो और आसान दिए हो। रेशो तो ऑब्वियसली होता ही है, मैं एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं आता है, बट रेशो तो होता ही है। तो बट ये सोचना चाहिए कि आपको उसके क्वेश्चन ज्यादा आए हो और सारे के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओ, तभी इस रिस्क पे जाना, अदरवाइज कभी मत जाना ये सोच के कि एक यूनिट छोड़ दो और काम हो जाएगा। मैम एक कैंडिडेट का सवाल है कि आपका फेवरेट कौन सा इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में, तो आप मेरा ऑर्गेनिक है। अच्छा। और रेखा भी कह रही है कि यस मैम, पार्ट सी में होते हैं ऑर्गेनिक के क्वेश्चन बहुत, हाँ ऐसा कुछ है क्या मैम ऑर्गेनिक? हाँ, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। क्योंकि ऑर्गेनिक के कुछ कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जहां से बड़े क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। एक्चुअली 2-3 यूनिट्स उसमें से सब यूनिट्स ऐसी हैं जिनको कंबाइन करके आप एक बिग क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो। इस वजह से ज्यादातर जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आते हैं वो 4 मार्कर्स में जब आते हैं ना, काफी बड़े बड़े होते हैं और ज्यादा आते हैं, एक्चुअल में ज्यादा आते हैं। क्योंकि आप देखिए एक चीज है कि अगर आप न्यूमेरिकल अगर फिजिकल से आ रहा है कोई पोर्शन, तो वो एक ही यूनिट को एक ही सब यूनिट से आ सकता है। लेकिन ऑर्गेनिक के अंदर ये है कि आप रीएजेंट का क्वेश्चन आप पेरी में मिला सकते हो, पेरी का क्वेश्चन स्टीरियो में मिला सकते हो, तो 3 ही सब यूनिट्स को मिला के एक क्वेश्चन पूछ सकते हो। इस वजह से ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ज्यादा उसमें देखे गए हैं। मैम रेखा का एक और सवाल है कि मैम एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन का क्या करे अगर नहीं आता तो? अगर नहीं आता आपको, देखिए अगर आपने कैलकुलेशन किया होगा ना, आपको करने हैं कितने क्वेश्चन, आपको सब पता है कि पार्ट ए से आपको करने हैं 20 क्वेश्चन। अब 20 क्वेश्चन करने हैं, नहीं 20 है, 15 क्वेश्चन हाँ करने हैं, हाँ 15 पंद्रह क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने 20 हैं। है हाँ। हाँ 20 है, 15 करने हैं आपको। पार्ट सी से 35 पार्ट बी से 35 करने हैं, पार्ट सी से 25 करने हैं। तो आपको क्वेश्चन का पता है और टाइम भी आपके पास फिक्स है। तो हर एक क्वेश्चन को करने का एवरेज टाइम 2.5 मिनट होता है, ठीक है। एवरेज ये है, इससे अगर ज्यादा आपने टाइम लगा दिया तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, टाइम के साथ गड़बड़ कर रहे हो और आपका पेपर कहीं ना कहीं छूटेगा जरूर, और क्वेश्चन मैम छूटेगा जरूर। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी तो बहुत होते हैं ना पार्ट सी में? हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत होते हैं, सिलेक्शन काफी ज्यादा होता है। तो अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने बैठे हो और आपको लगता है कि 2.5 मिनट होने के बाद में भी आपसे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं हुआ, छोड़ दो, उसी समय छोड़ दो, मत उसको आगे खींचो, मत उसमें टाइम इन्वेस्ट करो। इससे बेटर आप कुछ और दूसरा क्वेश्चन ट्राई कर लो, क्योंकि आपके पास सिलेक्शन दिया हुआ है। इतना अच्छा सिलेक्शन है कि सेक्शन सी से आप 60 में से कोई 25 क्वेश्चन करने हैं। तो वहां पे तो आपको सेलेक्ट करने पे नहीं, डी सेलेक्ट करने पे फोकस करना है। कि बिल्कुल आपको ये बिल्कुल। देखना है कि पहले कौन सा नहीं करना, वो काम कर लो। छाटनी कर लो पहले कि मुझे ये करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, तो वो जरूरी है कि सिलेक्शन बहुत जरूरी है। और दूसरा, 2.5 मिनट अगर ओवर हो गए किसी भी क्वेश्चन पे, इसका मतलब वो क्वेश्चन बना ही इसलिए है कि वो होगा ही नहीं। ठीक है। बिल्कुल। और या फिर अगर नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब आप एक ऐसी जगह पे अटक गए हो, ऐसी गलती कर दी है जो आप चाह के भी आगे सही नहीं कर सकते, अगर कोई तीसरा आपको आके बताएगा नहीं। तो इसका सीधा सा क्लियर है, छोड़ दो उस क्वेश्चन को, मत आगे बढ़ो। और मैम एक सिलेक्शन में एक टीचर का कितना बड़ा रोल है मैम? क्योंकि सिलेक्शन कई में बार मैं बच्चे हमें बच्चे ये सोचते हैं कि सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है या हो जाएगा या कर लेंगे, तो देखिए मैं इसमें दो बातें हैं। सेल्फ स्टडी से भी हो जाता है और एक गाइडेंस मिल जाता है उससे भी हो जाता है। लेकिन इन दोनों का ना एक रेशो मेंटेन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप गाइडेंस पे इतना इतना डिपेंडेंट हो जाओ ना कि अपना कुछ करना ही छोड़ दो। क्लासेस अटेंड करी, क्लास अटेंड करने के बाद रिवीजन तो आप ही को करना है ना, फैकल्टी तो नहीं करेगी इसका रिवीजन। तो वो तो आपका काम है ना, वो तो आपका पोर्शन है ना। अगर आप वो नहीं कर रहे हो और फिर ये सोचो कि सिर्फ क्लासेस लेने से, गाइडेंस मिल जाने से अगर सब कुछ हो जाने वाला है, सो ये मैं कहूंगी कि एक बहुत गलत इंप्रेशन है स्टूडेंट का। और वही स्टूडेंट अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहा है लेकिन साथ में वो थोड़ी सी गाइडेंस भी किसी की लेके चल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपको गाइडेंस और सेल्फ स्टडी दोनों का एक रेशियो मेंटेन करना है, तो आराम से किसी का भी एग्जाम निकल सकता है। और मैम ये भी कह सकते हैं कि जैसे सेल्फ स्टडी की अगर बात है, सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हो तो साथ के साथ अगर आप मॉक टेस्ट अच्छे से दे रहे हो तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका पेपर क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। और मॉक टेस्ट आपको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा देता है ना कि जब एक्चुअल में जब आपको उस एनवायरनमेंट में होगे, एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे,
और वो जब प्रेशर होगा, जब वो क्लॉक टिक 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 करेगी, तो उस टाइम पे आपकी जो बॉडी है वो कैसे एक्चुअल में रिएक्ट करेगी, और उस मोड में आप कितना आपका दिमाग लॉजिकल थिंकिंग रख पा रहे हैं, वो आपको वहां पे और अच्छा जहाँ तक हो मैम जाता थोड़ा है। बहुत आइडिया है कि केमिकल साइंस हो या ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, इसके बुक बहुत मोटे मोटे होते हैं। अगर आप एक एक बुक को पढ़ो तो सालों साल लग जाते हैं, तो एक एक उसी के लिए तो मैं उसी वजह से तो, हमारे जमाने में तो खैर वो नहीं था, खैर इतने पुराने जमाने की भी नहीं है हम, लेकिन फिर भी वो हमारे जमाने में नहीं था। अब तो बहुत जमाना बदल गया है। तो इस जमाने में बच्चों के पास ये एडवांटेज है, जैसे कि हमारा प्लेटफॉर्म है। अब बच्चों को वो इतनी मोटी मोटी बुक्स ना नहीं पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि वो मोटी बुक्स पढ़ने का आप ये समझ नहीं सकते ना कि वो 3 महीने में आप खत्म कर दोगे। अगर अकेले वही बुक पढ़ोगे तो बाकी कब पढ़ोगे? तो इसके लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे क्लासेस जो हो रही हैं, हम फैकल्टीज जो क्लासेस ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम उन बुक्स में से नोट्स बनाते हैं, हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, उसी कंटेंट से हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो हम आपका काम क्या कर रहे हैं, आसान कर रहे हैं। और बिल्कुल साथ में आपको बिल्कुल। मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं प्लेटफॉर्म पे, उन्हीं क्वेश्चंस को बुला के हम मॉक टेस्ट अपने प्रिपेयर कर देते हैं। तो मतलब इन शॉर्ट हम लोगों ने आपका काम आसान कर दिया है। तो हम थोड़ा ये भी जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से प्रिपेयर करते हो अपनी क्लास की, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि 1 घंटे के लेक्चर में मैम इतना फ्लो, इतना कुछ दिमाग में होना, तो कितनी मेहनत होती है मैम इसके पीछे। जैसे आप नोट्स बिल्कुल। बता रहे हैं कि इतनी मोटी मोटी, कहीं ना कहीं जैसे आप जो भी टॉपिक के नोट्स बनाते होंगे 4-5 बुक लेकर, अच्छे अच्छे नोट्स, अच्छे अच्छे कंटेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ ध्यान में रखते होंगे, तो कितनी मेहनत होती होगी मैम उसमें। जी मेहनत तो पूरी है, मेहनत तो पूरी है, लेकिन अगर आपको पता है कि इससे जो रिजल्ट मिलेगा ना वो आपको बहुत खुशी देने वाला है, तो वो मेहनत करने में कोई परेशानी नहीं होती। बट आपको एक फ्लो होता है, आपको इतना पता होता है कि इस टॉपिक में ये पोर्शन मुझे कवर करना है और इसमें से इतना पूछा जाता है, तो एक फ्लो अपने आप ही सेट हो जाता है कि आज मैं 1 घंटे में ये पोर्शन कवर करने वाली हूँ। लेकिन वो मेहनत रंग तब ला देती है जब खुशी मिलती है उस मेहनत की, जब स्टूडेंट्स जब क्लास के अंदर इंटरेक्ट करते हैं, उनके रिजल्ट अच्छे आते हैं, जब उनके रिजल्ट देखते हैं कि हाँ उन्होंने भाई इतनी अच्छी रैंक लेके आए हैं, इतनी अच्छी रैंक लेके आए हैं, तो वो सारी मेहनत सफल हो जाती है वहां पर। बिल्कुल मैम। एक सवाल है, आपकी ही कैंडिडेट है, आपकी स्टूडेंट है दयानंद का, शायद ये आपकी क्लास में आते होंगे दयानंद। हाँ ये ये भी रहा है। आते हैं। और ये पूछना चाह रहा है कि मैम CSIR में फिजिकल साइंस और केमिकल साइंस में क्या डिफरेंस है मैम। देखिए केमिकल साइंस में बेसिकली ना जो बिल्कुल केमिकल्स हैं, बिल्कुल केमिकल्स है, प्योर केमिकल्स हैं, उसका आपको वहां पे पोर्शन ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आप फिजिकल साइंस की तरफ मूव ऑन कर जाओगे ना, तो वहां पर जो केमिस्ट्री के अंदर जो मैथमेटिकल अप्रोच या फिजिकल अप्रोच आ सकते हैं, फिजिक्स की जो अप्रोच आ सकती है ना, उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन किया गया है। ठीक है, बिल्कुल जहां पर अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर लें, यहाँ पे जहाँ पर मैथमेटिकल अप्रोच आ जाती है, तो वो वहां पे फिजिकल साइंस बन जाती है। और केमिकल साइंस बेसिकली प्योरली केमिस्ट्री केमिकल्स के बेसिस पे है। मैम। कभी ऐसा भी होता होगा कि आप लेक्चर लेते लेते थक जाते होंगे, फिर आपका मन होता होगा कि अभी छोड़ ही देते हैं, फिर भी आप लेक्चर ले ही लेते हो, तो इसके पीछे का क्या है मोटिवेशन, क्यों इतनी इस थकावट में भी लेक्चर लेने का मन क्यों करता है मैम। इस वजह से करता है क्योंकि पहले तो वो प्रिपेयर किया होता है कंटेंट, तो वो दिमाग के अंदर रहता है कि आज मैंने प्रिपेयर किया है, आज ये कंडक्ट करना है। दूसरा कि स्क्रीन के साइड वो जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको नहीं पता ना कि मैं थकी हुई हूँ या नहीं पता की, वो तो बिल्कुल। अपना सब चीज मैनेज करके बैठे हैं कि आज मेरा ये पोर्शन कवर हो जाएगा, उसके बाद मैं रिवाइज करूंगा और ये प्रैक्टिस करूंगा। तो अगर मैंने एक दिन क्लास नहीं ली अपनी थकावट की वजह से, तो उनका स्केड्यूल खराब हो जाएगा। और एक बार थोड़ा सा स्केड्यूल खराब हुआ ना, तो फिर वो ट्रैक पे आने में थोड़ी सी मुसीबत क्रिएट कर देता है। और वो तो बच्चे, ये मोटिवेशन है। वो बच्चे मैम कहीं ना कहीं सारे काम वाम छोड़कर भी, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हाँ काम को हाँ साइड में रखते हुए कहीं ना कहीं क्लास करते हैं, तो बिल्कुल। इस टाइम पे जो बच्चे हैं जो इस कैटेगरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो बच्चे अकेले बच्चे भी नहीं है ना, वो जॉब भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ में, तो वो अपनी कितनी सारी चीजों को साथ में मैनेज करके चल रहे हैं। तो उनका मैनेजमेंट खराब ना हो, तो वो शायद 1 घंटे की थकावट अगर मैं भूल जाऊं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। सो मैम एक और सवाल ये भी है कि CSIR क्वालिफाई होने के बाद आगे क्या क्या ऑप्शन होते हैं मैम, और साथ के साथ मैम CSIR के अलावा कौन कौन से पेपर, कौन कौन से फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेम सिलेबस पे लगभग लगभग आपको आइडिया होगा मैम ज्यादा, कि 90% सिलेबस पे आप ये भी फॉर्म फिल कर सकते हो, लगभग लगभग सेम सिलेबस है ये बिल्कुल। भी। देखिए अगर CSIR अगर आप कर रहे हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एकेडमिक्स में चले जाओ, लेक्चरशिप प्रोफेसरशिप के साथ अंदर चले जाओ, या PhD में चले जाओ, रिसर्च के अंदर चले जाओ। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको जो आपके PSUs है यहाँ पर काम करना है, या फिर आपको ये जो कॉर्पोरेट्स होते हैं या आपके जो रिसर्च सेंटर्स होते हैं, जैसे कि मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं जुबिलेंट में केमिकल रिसर्च डिपार्टमेंट में ट्रेंड हूँ। हम्म। तो वहां पर भी CSIR क्वालिफाइड एस्पिरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वहां पर रिसर्च डिपार्टमेंट है।
चाहे केमिकल का भी है और एनालिटिकल का भी है। तो अगर किसी को जॉब करनी है इस फील्ड में, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि देखिए, ये नेट क्लियर कर लो, अपना एलएस क्लियर कर लो, जेआरएफ क्लियर कर लो। एक ये ऑप्शन है कि आप जाके ऐसी कंपनीज में चल सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जा सकते हो, आपके पास पीएसयूज काफी सारे हैं। उसके अलावा क्या है कि आपको अगर आप गेट गेट के थ्रू भी आप पीएसयूज में जा सकते हो, वो ज्यादा प्रेफरेंस रहती है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप इसके अलावा, जैसे कि आप करना चाहते हो कि आप टिफर नाम का एक इंस्टीट्यूट है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्चेस, वहां पे पर्टिकुलरली वहां पर जाके मुझे रिसर्च करनी है, तो उसको लेकर भी ये सीएसआईआर का एक वेटेज रहता है। अदरवाइज उसका खुद का एक अलग एग्जाम होता है, और उसका एग्जाम बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा एग्जाम होता है। अगर स्टूडेंट्स अगर वो करना चाहते हैं तो वो एग्जाम भी प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मोर और लेस सिलेबस इज सेम, गेट का सिलेबस इज मोर और लेस सेम। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं अलोंग विद सीएसआईआर नेट। मतलब काफी सारे ऐसे भी फॉर्म है जो आप फिल कर सकते हो, लगभग लगभग सिलेबस 9, मतलब हाँ, कह सकते हैं 19-20 का बिल्कुल फर्क सही, है। बिल्कुल सही। मैं वही अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने सीएसआईआर के लिए प्रिपेयर कर रही थी, मेरा एम था सीएसआईआर, बट सिलेबस मैंने सेम देखा गेट का, गेट हम्म। केमिस्ट्री में लेते हैं, तो मेरा गेट भी क्लियर हो गया। अलॉन्ग विद मैंने टिफर के बारे में पता चला, तो टिफर भी क्लियर हो गया उसी साल मेरा। फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे सारे क्लियर होते गए। उसके साथ में आपको अगर यूपीएससी का एग्जाम होता है जियो साइंटिस्ट का, सिलेबस सेम होता है। पहले हमारे टाइम पे तो थ्योरेटिकल पेपर हुआ करता था, अभी तो ऑब्जेक्टिव होने लगा है। तो आप वो एग्जाम भी अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, यूपीएससी का एग्जाम है जियो साइंटिस्ट का, उसमें जाना चाहते हो तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, सिलेबस सेम है आपका। मैम अभी जून 2021 का पेपर अभी हाल ही में फेब में हुआ है, तो हुआ है। कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो प्रिपरेशन कर रहे थे पिछले 1-1.5 साल से, और उनका नहीं हो पाया मैम इस बार। तो उन बच्चों के लिए किस तरीके से मोटिवेशन मैम की अभी हो सकती, मैम आपको ही पता है कि फर्स्ट टाइम जो एनर्जी होती है वो सेकंड टाइम नहीं हो पाती मैम, थोड़ी ये कम हो जाती है। 100%, हाँ थोड़ी कम हो जाती है। उनको ये भी लगने लगता है कि चलो ठीक है, सारी चीजें हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये होता है कि चलो अब उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। हर एक साल अगर आप देखो तो कंपटीशन का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ ही रहा है। तो तो कहीं ना उस कहीं, केस में हाँ स्टूडेंट्स को ना, मुझे लगता है कि अगर देखिए, जिनका अगर हो गया फरवरी में हो गया, वेल एंड गुड है। जिनका नहीं हुआ है ना, आप ऐसा कर सकते हो, गजनी की तरह बिहेव कर लो, भूल जाओ कि ये एग्जाम कभी हुआ भी था, और एज अ बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करो, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करो। भूल जाओ कि आपने मतलब ये एग्जाम दिया था और नहीं हो पाया, तो उस नेगेटिविटी को साथ में लेकर मत बैठो, फिर से स्टार्ट करो, फिर से एक नया दिन स्टार्ट करो, और बिल्कुल बिल्कुल उतनी ही मेहनत से स्टार्ट करने की बिल्कुल ट्राई करो। ये सोचो कि अगर आपने इसको 1-2 साल और डिले कर दिया ना, तो कंपटीशन डबल हो जाने वाला है। बट अगर आप इसने 6 महीने और लग के कर लिया, तो वही ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 1-2 साल और रुक गए ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा और कंपटीशन डबल हो जाएगा। तो अगर आपको करना ही है, करना ही है, अगर आप बिल्कुल श्योर हो कि मुझे यही करना है, तो फिर उसको छोड़ो मत, उसके पीछे लग जाओ, डिटर्मिनेंट हो जाओ, जिद्दी हो जाओ। मतलब ऐसे हो जाओ कि मैं करके ही रहूंगा, ऐसे इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इस बार तो होके ही रहेगा। तो आपको वो करना है, और आपको ऐसा लग रहा है कि हमने पढ़ लिया है, फिर क्या करेंगे पढ़ के। अगर आपको ये वाली इंप्रेशन है ना, आप ऐसा करो, 2-3 दिन लगातार मॉक टेस्ट पेपर दो, 2-3 दिन लगातार दो। ठीक है, हो सकता है ऐसे कर लो, मंडे को दे दो, वेडनेसडे को दे दो, और फिर फ्राइडे को दो, बीच में एक दिन का गैप करके दे दो, और देखो कि ये तीनों मॉक टेस्ट पेपर में आपका स्कोर कैसा आ रहा है। अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है और आपको लगता है कि आपका सिर्फ बिल्कुल मार्जिन पे आके छूटा है, आपको कुछ चीजें ब्रश अप करनी है या अपनी सिली मिस्टेक्स को दूर करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका स्कोर बहुत कम आ रहा है, तो ये समझ लो कि आपको फिर से पढ़ने की जरूरत है। तो वो जो आप इंप्रेशन लेके बैठे हो ना कि नहीं पढ़ने की जरूरत है, पढ़ तो लिया है, अब क्या करें पढ़ के, हम्म। तो उस इंप्रेशन को दूर करके फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर अगर आपसे नहीं हो रहे हैं, 3 मॉक टेस्ट पेपर भी आपसे नहीं हो रहे हैं, उसमें से भी अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, 90 और 100 के आसपास नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको फिर से क्लासेस लेने की जरूरत है, फिर से अपने नोट्स सही तरीके से बनाने की जरूरत है, फिर से रिवाइज करने की जरूरत है चीजों को। मतलब वही है मैम, जो बीत गई सो बात गई। और हाँ, अगर कुछ जैसे किसी भी रीजन से पेपर आपका क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो ऐसा नहीं वहां पे आप फेल होते हो, वहां से आप कुछ सीख के आगे बढ़ते हो। बिल्कुल। और मेरा ये भी मानना है कि मैम जब तक आपका पेपर ना क्वालिफाई हो जाए, एनर्जी जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। कम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। उसी एनर्जी, उसी इफिशियंसी के साथ जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में था, उसी इफिशियंसी के साथ आपको उससे क्या, उससे ज्यादा आपको इफिशियंसी रखनी है। करनी चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअली वो किक मिलनी चाहिए, मुझे लगता है कि वहां से तो और ज्यादा किक मिलनी चाहिए। बिल्कुल मैम। किक किस तरीके से मिल सकती है, मुझे लगता है कि आपको अगर एक पुश होता है ना, एक्सटर्नल फैक्टर होता है ना, तो आप काम अच्छे तरीके से कर पाते हो। अगर आपको एक किक ये मिल जाएगी कि भाई हमारे साथ वाले थे, उनका हो गया,
मेरा रह गया, तो आपको वो किक मिलनी चाहिए कि उनका हुआ है तो मेरा भी होना चाहिए। तो वो जो एनर्जी आनी चाहिए आपके अंदर वो पॉजिटिविटी की तरफ आनी चाहिए। तो बिल्कुल आप उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करके और लग जाओ दुगनी मेहनत पे। मैम, रेखा का एक सवाल ये भी, डिमोटिवेट हो जाते हैं मैम, डिमोटिवेट का क्या फिर मैम, क्या सॉल्यूशन है इसका? डीमोटिवेट हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो आईने के सामने खड़े हो जाओ और ये देखो कि ऊपर वाले ने ना सब कुछ दिया है, दिमाग दिया है, हाथ पैर है, आंखें हैं, सब कुछ है, कोई भी फिजिकल अबनॉर्मलिटी नहीं है, सर पे माँ बाप का हाथ है, घर है, सब कुछ है, तो किस बात से डीमोटिवेट हो रहे हो? किस बात से? और कोई रीजन भी तो होना चाहिए डीमोटिवेट होने का। तो वो डीमोटिवेशन अगर आप सिर्फ हाइपोथेटिकली क्रिएट कर रहे हो कि एक एग्जाम नहीं हुआ उससे डीमोटिवेट हो रहे हो, तो फिर मुझे लगता है कि ना ये गलत है। इस चीज से डीमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि इससे तो आपको पुश मिलना चाहिए। एक एग्जाम है, इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, फिर हो जाएगा। ऐसे तो कल को क्या हो जाए, अगर आपको कोई कुछ करने को कह दे, आप चलते चलते गिर पड़ो, तो इसका मतलब ये है कि आप वहां पे दुखी होकर बैठ जाओगे कि नहीं मुझे चलना नहीं आता, खड़े होके फिर चलने का ट्राई करना है। ठीक है, तो ये तो कोई, मुझे लगता है कि एक एग्जाम क्वालिफाई ना होने पर डीमोटिवेट हो जाना मतलब इज लाइक कि खुद को इमोशनल टॉर्चर करने जैसा है, जो कि नहीं करना चाहिए, किसी और भी मैम, इंसान जो को खुद के साथ जो नहीं करना एग्जाम्पल चाहिए। अभी आप दिए, एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल ये भी है कि एक बच्चा जब दौड़ते दौड़ते वो गिर जाता है ना मैम, वो हाँ, बच्चा वो फिर पढ़ता उठता है। है। हाँ मैम, फिर आप ये भी देखोगे, अगर बच्चा दौड़ते दौड़ते गिर गया, वो पहले अपने आगे पीछे देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा है। अगर कोई देख नहीं रहा है तो वो आराम से उठ के चलता रहता है। तो मेरा ये मानना है कि आप उसी तरीके से देखो, आगे पीछे कोई नहीं है, आराम से फिर से चलो, फिर से कोशिश करो। लेकिन वही बच्चा मैम, कोई देख लिया कि अच्छा वो देख लिया, फिर वो रोना स्टार्ट कर देता है। ये वही डिमोटिवेशन है कि लोगों को जब हाँ, पता लगता है कि आपके आसपास अड़ोस पड़ोस दोस्त यार लोग को जब पता लगता है कि पेपर नहीं क्वालिफाई, तो अफसोस होता है। आप बिल्कुल ये सब कुछ भूल जाओ, ये मत देखो कि ये मत सोचो कि कोई आपको देखा है। आप आराम से प्रिपरेशन में लगे रहो, जिस तरीके से दौड़ रहे थे उसी तरीके से दौड़ते रहो, उस बच्चे की बिल्कुल। तरह। हाँ बिल्कुल, बच्चे की तरह करना है आपको। बच्चा से जिद्दी हो जाता है ना किसी काम के लिए कि मुझे वो चॉकलेट चाहिए, जिद्दी हो जाता है ना, आपको वही जिद दिखानी है कि मुझे ये CSIR के रैंक चाहिए। और भूल जाओ अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों को, उनका काम तो है ही पीछे खींचने का। लेकिन जब आपका क्वालिफाई हो जाएगा ना, तो यही वो लोग होंगे जो आएंगे और आपको अप्रिशिएट करेंगे। मैम, एक और सवाल अंजलि के तरफ से है। मैम, मेरे पास केमिस्ट्री है, मुझे नेट के लिए लाइफ साइंस की क्लास लेनी चाहिए या नहीं? शायद बच्चे मैम मेरे ख्याल से लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, अर्थ साइंस को लेकर भी कंफ्यूज है। कंफ्यूज है। पूरा मिक्स हो चुका है उनको उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास सारे ऑप्शन है, केमिकल साइंस वाले मैथमेटिकल साइंस भी दे सकते हैं, अर्थ साइंस भी। ऐसा कुछ है क्या मैम? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये जो CSIR की 5 स्ट्रीम है, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, केमिकल साइंस एंड अर्थ साइंस, उसके बेसिस पे आप एग्जाम सेलेक्ट करोगे। अगर लेट्स से कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट था, तो आप केमिकल साइंस ले जाएंगे। लेकिन अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में लाइफ साइंस या बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ आपके सब्जेक्ट्स थे, तो आप लाइफ साइंस की तरफ जाएंगे। ठीक है। अगर आप मैथमेटिकल साइंस की मतलब आपने मैथमेटिक्स में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है, चाहे अप्लाइड में हो चाहे प्योर में हो, तब आप जाके मैथमेटिकल साइंस की तरफ जाएंगे। तो इट डिपेंड्स कि आपका मेजर क्या था पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर। हाँ, बच्चों को मतलब कहीं ना कहीं ये लग रहा है ना कि वो लाइफ साइंस के भी पेपर दे सकते हैं, मैथमेटिकल, मतलब उनके पास ऑप्शन 5 है। ऐसा उन हाँ, लोग को लग रहा है जैसे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। अंजलि, जैसे अंजलि बोल रही है कि इनके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है MSc में, तो ये केमिकल साइंस दे सकती हैं, ये बाकी और नहीं दे सकती। मतलब अंजलि, जो आपका डाउट है मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका है। आपका सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो आप केमिकल साइंस के लिए एलिजिबल हो। क्लियर है? यस। केमिकल साइंस के यस। पेपर में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, अर्थ साइंस की तरफ जा रहे हो या वो फॉर्म फिल करो, कोई फायदा नहीं है, वो आप नहीं दे सकते हो। तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और मैम, काफी सारा कुछ जाने आपके बारे में, आपकी सक्सेस स्टोरी के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। अब एक लास्ट सवाल है, आखिरी सा सवाल है मैम। आने वाले पेपर में, जैसे अभी जून जुलाई में पेपर है, जून जुलाई में पेपर है, तो मैम उस पेपर के लिए कुछ टिप्स, ट्रिक और शॉर्टकट जो देखिए, बच्चों के काम किया जाए। जो टिप ट्रिक और शॉर्टकट है वो तब काम करेंगे जब कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ, पहला तो आप ये समझ के चलो कि हमारा पेपर होगा और इसी साल होगा, तो आप पहले अपना सारा अच्छे तरीके से रिवाइज करो, पढ़ाई करो, नोट्स प्रिपेयर करो। और मैं जिस टेक्निक को फॉलो करके यहाँ तक आई हूँ, अगर आपको लगता है कि आप एक बार अप्लाई करने में कोई हानि नहीं है, तो अप्लाई करो कि रोज पढ़ो, रोज क्लासेस लो, रिवाइज करो और रोज प्रैक्टिस करो। मैं इस टेक्निक को LRP टेक्निक कहती हूँ, लर्न रिवाइज प्रैक्टिस, शॉर्ट में सही ऐसे है लिखा मैम, हुआ ठीक है है। मैंने। उम्मीद है बच्चे ठीक भी है। फॉलो करेंगे इसको। हाँ, ये करिए। दूसरा, आप जब नोट्स बनाते हैं,
तो नोट्स ऐसा नहीं है कि आपकी बुक्स को आपको जेरोक्स करना है, वो नहीं करना, आप उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालिए और नोट्स ना आप सेपरेट बनाइए। नोट्स भी काफी तरीके के होते हैं कि आपके फॉर्मूला नोट्स हैं, या फिर शॉर्टकट नोट्स हैं, या एमसीक्यू नोट्स हैं, या आपके ट्रिक नोट्स हैं, या फिर आपके जैसे आपके जहाँ पे जब आपको सिर्फ मेमोराइज ही करना होता है वो वाले नोट्स हैं, या फिर आपके एग्जाम्पल नोट्स हैं। इस तरीके काफी तरीके के नोट्स होते हैं। तो मैं सबसे पहले कहूंगी कि आपके जो जहाँ पर भी आपको फॉर्मुलाज मिलते हैं, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत फॉर्मुलाज मिलते हैं, तो आप अपने फॉर्मुला की एक नोटबुक अलग से बनाइए। क्योंकि क्या होगा कि अगर आप उसको जब रिवाइज करोगे ना, तो वो फॉर्मुला जितनी बार देखोगे ना वो लर्न हो जाएगा और आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको ये याद रहेगा कि ये फॉर्मुला देखो मैंने वहां पढ़ा था, ये और याद आ गया। जब एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, क्वेश्चन पेपर्स लगा रहे हो, या प्रीवियस ईयर लगा रहे हो, तो हो सकता है कि वहां पे कुछ नया कॉन्सेप्ट आया हो, नई चीज पढ़ी हो, तो उसका एक्सप्लेनेशन नीचे लिख दो। ऐसे एमसीक्यू नोट्स बनाओ कि ये पर्टिकुलर पेपर का क्वेश्चन था और इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ये इस वजह से सॉल्व हुआ है। ठीक है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने बैठे हो, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक पे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, तो एक टॉपिक के सारे एग्जांपल्स एक जगह लिख दो, जिससे कि आपको पता रहे कि अच्छा मैंने आज ये पर्टिकुलर रिएजेंट पढ़ा था, ऑर्गेनिक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट पढ़ा था, इसके जितने भी पॉसिबल ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स हो सकते थे वो ये रहे, और इनका सबका फंक्शन ये होता है कि आपका ये फंक्शन इसका ये होता है, ये इसके लिए होता है, ये इसके लिए होता है। तो क्या हो जाएगा कि आपका जो काम हो जाएगा ना लास्ट मोमेंट पे जब आप रिवाइज करते हो, उसके लिए आसान हो जाएगा एग्जाम। तो मैं इन दो चीजों पे बहुत ध्यान देती हूँ, एक तो एलआरपी टेक्निक पे और एक नोट्स पे, और तीसरा ये है कि रेगुलर बेसिस पे भाई मॉक्स लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते रहो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर ये सोचो कि अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना हो और आपसे बोलो भाई एग्जाम देने चले जाओ, आपके दिमाग में पहला ख्याल यही आएगा कि पैटर्न क्या होता है पेपर का, पूछे किस तरीके के सवाल जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, तो उनका साथ मत छोड़ो। पीवाईक्यूज और एमसीक्यू को लास्ट डे तक डी डे तक लेके चलो साथ में। यही मेरे टिप्स और ट्रिक्स है सबके लिए। बाकी मैम ये भी तो है कि नोट्स अगर आप सही तरीके से नहीं बनाते तो आप कहीं ना कहीं पेपर के टाइम में रिवीजन सही तरीके से नहीं कर पाओगे। अच्छा नोट्स होगा, आपके खुद का नोट्स होगा, तो वो आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, किसी और के नोट्स को आप रिवीजन नहीं कर सकते हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेरी आदत है अलग लिखने की, आपकी आदत है अलग लिखने की, तो आपको अपने नोट्स बनाने हैं। दूसरे के नोट्स को जेरोक्स करके ना कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि समझ में नहीं आएंगे वो कभी। 90% बच्चे करते हैं कि नोट्स मिल जाए जेरोक्स करवा लेंगे, वो देख लेंगे। वो उसके लिए जो नोट्स बनाए हैं उनके लिए वो नोट्स वो उसके लिए फायदेमंद है, जिसको जेरोक्स जो करवा रहा है ना उसके किसी काम के नहीं है वो नोट्स। मैम मेरे ख्याल से जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे ना, वो उनको ऐसा लग रहा था कि केमिकल साइंस में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल वर्ड जो आ रहा है ना, तो वो बच्चे मेरे ख्याल से वहां से कंफ्यूज हो रहे होंगे। ये कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों का एक्चुअली। 2-3 बच्चों को डाउट है, उनको ऐसा लग रहा हो कि फिजिक्स वाले केमिकल साइंस के पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है फिजिकल साइंस में यहाँ पे कुछ ऐसा है, फिजिकल केमिस्ट्री है। तो वहां से बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। मेरे ख्याल से अब क्लियर हो चुका है। हाँ, हमारे साथ ना एक स्टूडेंट है दयानंद, जिनका शायद नाम केमिस्ट्री वर्ल्ड से आ रहा है। हाँ हाँ, दयानंद मैम। इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा और इसका आंसर चाहते हैं। ये पूछ रहे हैं, एलीन हैव नो कायरल सेंटर बट इट इज ऑप्टिकली एक्टिव बाय। कायरल एक्सिस होती है। ठीक है दयानंद। बाकी दयानंद जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे वो तो मैम क्लास में क्लियर करेंगे, क्लास में बता देंगे। लेकिन आई थिंक इनको पेशेंस नहीं हुए ना, सोचा कि अभी सवाल आया है तो मैं पूछ लेता हूं। सवाल पूछ ही लो, सारे सवाल पूछ लो। चलिए मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, काफी कुछ जान के, आपकी सक्सेस स्टोरी को जानकर, और सबसे अच्छा कुछ सीखने को मिला खास करके मेरे लिए भी, कि नोट्स किस तरीके से बनाने हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना है पेपर के लिए। किसी भी पेपर के लिए ये सारे पॉइंट जो आप अभी बताए, वो सारे पॉइंट सभी को ध्यान रखना होता है मैम। तो बहुत बहुत थैंक यू मैम, आप हमारे साथ जुड़े, एक्सपर्ट टॉक पे बहुत सारी बातें भी की, अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताए, जो कि बच्चों के लिए जानना बहुत जरूरी होता है, ताकि कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन उनको आने वाले पेपर में कहीं ना कहीं एक अच्छा रैंक दिलाए। तो मैम थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। और जितने भी बच्चे जुड़े हैं अपने साथ, सारे लोग इस वीडियो को, इस सेशन को शेयर कर देंगे अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ताकि उन बच्चों को भी प्रॉफिट मिल सके, वो भी कुछ सीख सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सपर्ट टॉक में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर एंड स्टूडेंट्स।